हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि हम लोग अरिहंत बुक का इतिहास का बुक का प्राचीन भारत का पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपको हर एक पर जितने भी एग्ज़ाम में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं वो ये बुक इनफ है उसके लिए। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। पहला हड़प्पा सभ्यता और दूसरा संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में। आज हम लोग तीसरा, चूँकि एक चैप्टर हम लोग छोड़ चुकी, मतलब पहला चैप्टर हम लोग स्किप कर दिए थे, चूँकि उससे आजकल क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसे स्किप कर दिए। और ये चौथा चैप्टर है इस बुक का और हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 75% तैयार हो जाइए। बाकी 25% तो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम लोग 75 पर ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम देखेंगे अध्याय मगध का उत्कर्ष एवं प्रारंभिक विदेशी आक्रमण। मतलब मगध के बारे में आज पढ़ेंगे, किस तरह उत्कर्ष हुआ, कौन कौन आए, विदेशी आक्रमण कौन कौन आए, इसमें जनपद का भी विश्लेषण देखेंगे। तो पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, भूमिका, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसकी भूमिका पढ़ना बहुत अहमियत होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भूमिका। लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आर्थिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव हुए, जिसके कारण राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में एक और, जहां राजनीतिक क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना को सुनिश्चित किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसका उत्कर्ष एक चरम सीमा पे आ गया था, मगध साम्राज्य। आइए पढ़ते हैं इसका पहला टॉपिक। पहला टॉपिक में क्या कह रहा है, महाजनपदों का उदय। ये टॉपिक हेडिंग बना लीजिएगा। पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कृषि के नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। तो लोहे का उत्पादन, मतलब लोहे से परिचित हुए कब, 6ठी शताब्दी, यानी कि उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्वी से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो गए थे। इससे पहले हम लोग देखे थे हड़प्पा में लोहा नहीं था, ना ही ऋग्वैदिक काल में, ना ही उत्तर वैदिक काल में। ये उस उत्तर वैदिक काल के उत्तरी, मतलब जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहे थे और जनपद वाला 6ठी शताब्दी प्रारंभ हो रहा था, तब लोहे से परिचित हुआ। लोहे से परिचित होने की वजह से तरक्की किया, तो उसे विभक्त कर दिया गया है उत्तीर्ण काल में। आइए देखते हैं। इस लोहे से परिचित हो गए, कृषि अधिशेष से व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला, जिससे दूसरी नागरीय क्रांति आई। इस कारण पहले क्रांति कब आई थी, तो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला था उधर। इस कारण उत्तर वैदिक काल में जनपद महापदों में परिवर्तन हो गए। जनपद महापदों में क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। पहले तो जनपद था, जनपद का विश्लेषण तो ना हमें हड़प्पा में देखने को मिली और ना ही हमें ऋग्वैदिक काल, ना ही उत्तर वैदिक काल में। हमें कब मिला, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जनपद का प्रारंभ हो गया। क्योंकि इस समय बहुत तरक्की, लोहे खोज के कारण बहुत तरक्की हो गया था। तरक्की होने के कारण ही इसे एक अलग रूप में, एक अलग शताब्दी से दिया गया कि यहाँ से तरक्की हुआ, तो उसे विभक्त कर दिया गया किस तरह से मगध विकसित हुआ।
महाजनपदों की कुल 16 थी। संख्या कितनी थी? कुल 16, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो फेमस है कि अंगुत्तर निकाय तो सबको पता है, लेकिन जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में भी इसका महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो शक्तिशाली में कौन कौन हो जाएगा? मगध, कोसल, वत्स, अवंती, और ये सब चारों क्या थे? शक्तिशाली थे। इसके विश्लेषण आगे हम लोग देखेंगे। मगध के बारे में, कोसल के बारे में, वत्स और अवंती के बारे में पढ़ेंगे आगे। आइए देखते हैं महाजनपद तथा उनकी राजधानियां। महाजनपद और उनकी राजधानियां। मगध का राजगृह, ग्रीवराज या राजगीर कुछ भी हो सकता है। ग्रीवराज है प्राचीन नाम, राजगीर वर्तमान नाम है। अवंती का उज्जैनी या महिष्मती, वज्जी का वैशाली, कोसल का श्रावस्ती, काशी का वाराणसी, यंग का चंपा, मंगमल का कुशीनारा, चेदी का सोथिवती, वत्स का कौशंबी, कुरु का हस्तिनापुर, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का यही छत्र या कंपिल्य, सूर्यसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुरा और अशमक का पोता। ये इम्पोर्टेंट है, इससे किसी से भी, ये सभी इम्पोर्टेंट है, किसी से भी प्रश्न आ सकता है। इनकी प्राचीन राजधानियाँ, इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते हैं, कोई कंजूसीगिरी नहीं, तो इसे हमें पूरा उतार लेना है। आगे देखते हैं। मल जनपद महाजनपद के 2 भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर एवं दूसरे का पावा। तो कौन कौन था? पावा और कुशीनगर मल का। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है या ऑप्शन में दे करके। आजकल तो ट्रेंडिंग चला हुआ, क्योंकि बीपीएससी में एक से अधिक क्वेश्चन या 1-2 करके भी कोर में दिया जाता है। तो इसमें दोनों हो जाएगा, एक कुशीनगर और दूसरा पावा। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि महापरिनिर्वाण बोले तो उनकी मृत्यु हुई थी। जबकि पावा में महावीर की क्या हुई थी? मृत्यु। आगे देखते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशंबी, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हस्तिनापुर के बाढ़ में नष्ट हो जाने के कारण निच्छु ने कौशंबी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ क्या कहा जा रहा? हस्तिनापुर के बाढ़ के कारण नष्ट होने के कारण निच्छु ने कौशंबी को अपना राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुद्ध काल में उदयन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। बुद्ध काल में उदयन कहाँ का? कौशंबी को अपनी राजधानी, तो कहाँ का? वत्स का। यहाँ वत्स की चर्चा चल रही है। अश्म गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतना अथवा पोटी था। वही इसी का डिटेल्स कर दिया है, जो हम लोग अभी डिटेल से देखे थे, डिटेल कर दिया है। आगे देखते हैं। महाजनपद के केवल अश्मक ही नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या और व्यापार के लिए। किसके लिए? विद्या और व्यापार के लिए। आगे देखते हैं। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या प्रसिद्ध था। तक्षशिला झीलम तथा सिंधु नदी के मध्य स्थित था। कौन? आपसे प्रश्न ये सभी पूछा जा सकता है
कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो झेलम और सिंधु के बीच में, या ऐसे भी झेलम और सिंधु के बीच में कौन सी महाजनपद थी? तो तक्षशिला। पुष्पकली यहाँ के प्रमुख नगर थे। अश्वसेन, काशी, कोख्य, कुरु, विराट, मत्स्य का अवंतीपुत्र सुरसेन, प्रसेनजीत, कौशल तथा चंद्रवर्मन गांधार का प्रमुख शासन था। ये शासक के नाम। अश्वसेन कहाँ? तो काशी। कोक्ष कहाँ? तो कुरु। विराट कहाँ? विराट मत्स्य का। अवंती का सुरसेन। प्रसेनजीत कौशल का। और चंद्रवर्मन गांधार का। ये प्रमुख शासक थे। आगे हम लोग देखते हैं मगध, काशी, वज्जी, वत्स, सुरसेन, कौशल महाजनपदों का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है। इंपॉर्टेंट है। किससे है? तो मगध, काशी, वज्जी, वत्स, सुरसेन, कौशल महाजनपद किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। जबकि अवंती महाजनपद के नरेश प्रद्योत द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद भी बुद्ध अपनी वृद्धावस्था के कारण वहाँ नहीं जा पाए। तो कहाँ नहीं जा पाए थे? अवंती नहीं जा पाए थे, वृद्धावस्था होने के कारण। मगध का उत्कर्ष। आइए हम लोग देखते हैं मगध का उत्कर्ष। महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। पिछले पढ़ चुके हैं। इनमें मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन थे? तो मगध और अवंती। मगध के अवंती पर भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी। मतलब मगध का राजा अवंती को भी जीत लिया था। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीकी का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों का उपलब्धता, खनिज संशोधन की उपलब्धता, व्यापार अनुकूलन दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब मगध में हर चीज़ का व्यवस्था था। योग्य शासकों एवं मंत्रियों के योग्य नेतृत्व ने मगध के उद्भव की प्रक्रिया में आसान बना दिया। मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश ने शासन किया। तत्पश्चात मौर्य वंश का स्थापना हुई थी। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, वंश बाई वंश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। अब अभी बोले थे ना हम लोग वंश बाई वंश देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं हर्यक वंश। किसको? हर्यक वंश। हेडिंग बना लीजिएगा, हर्यक वंश। आगे देखते हैं। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। कौन थे प्रथम? तो बिंबिसार। उसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने यंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। प्राचीन नाम गिरिव्रज और वर्तमान नाम राजगीर। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी तथा तीसरी भद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। यानी इनकी पत्नी का नाम कौन कौन है गया? तो कौशल देवी, और दूसरा लिच्छवी की राजकुमारी चेलना, और तीसरा भद्रकुली के पुत्री क्षेमा। वैवाहिक संबंध के बदले कौशल से काशी का गांव प्राप्त हुआ। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा भेजा था। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन तथा बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने बौद्धों को वेलवन नामक वन दान में दिया। तो कौन सा वन दिया था? वेलवन। बिंबिसार कौन? अभी बिंबिसार का ही चर्चा चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अजात शत्रु के बारे में। तो अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध शासक बना। तो अजातशत्रु अपने पिता ने बिंबिसार को मार करके ही अपना शासक जमाया। कुणिक नाम से जाना जाता है, उसे श्रनिक कहा जाता था बिंबिसार को, कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु को। उसने काशी तथा वज्जी संघ को अब एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य मिला गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि काशी तथा वज्जी को किसने मिलाया मगध साम्राज्य में? तो अजातशत्रु। या अजातशत्रु ने किन राज्यों को मगध में मिलाया? तो काशी और वज्जी। किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसके मंत्री वत्स्यकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु ने वज्जी संघ को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। तो कौन किया? अजातशत्रु ने। किसका? रथमुथल तथा महाशिलाकंटक, ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब उतार लीजिएगा। उसके शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध यानी कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगिरी में स्तूप का निर्माण कराया। तो कौन कराए थे? तो अजातशत्रु ने राजगिरी में स्तूप का निर्माण करा। इसी काल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध के शिक्षकों के सूत्र पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। किसने कराया था? तो अजातशत्रु ने। वहाँ क्या हुआ कार्य? उस संगीति में क्या काम हुआ? तो सूत्र पिटक और विनय पिटक को लिपिबद्ध किया गया, यानी लिखा गया। आगे देखते हैं हम लोग उदयीन। अजातशत्रु की हत्या कर मगध का शासन बना। जिस तरह बिंबिसार को हत्या किया था अजातशत्रु ने, उसी तरह अजातशत्रु के बेटे उदयीन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। पुराणों एवं जैनों ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावली था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? उदयन ने। किन दो नदियों के बीच में? तो गंगा और सोन नदी के बीच में। वो कौन सा धर्म मानते थे? इससे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु तो बौद्ध धर्म मानते थे, लेकिन यहाँ उदयन कौन धर्म थे? तो जैन धर्म को मानते थे। आगे हम लोग देखते हैं शिशुनाग। शिशुनाग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया। इससे पहले अजातशत्रु किन दो राज्यों को मिलाया था? तो वत्स और काशी को। इधर यहाँ कह रहा अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। कौन? शिशुनाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवंती और वत्स को। उसे जनता द्वारा चयनित शासक माना जाता है। तो प्रथम जनता के द्वारा चयनित शासन किसे माना गया है मगध साम्राज्य में? तो शिशुनाग को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो प्रश्न यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन है कि दूसरी राजधानी वैशाली को किसने बनाया? तो शिशुनाग ने। उसके बाद देखते हैं कालाशोक। कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्यवदान में काकवर्ण मिलता है। तो काकवर्ण किसका है? किस मगध शासक का है? तो कालाशोक का। का से काला, का से काकवर्ण। इसने वैशाली के स्थान पे पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि पुनः पाटलिपुत्र को अपनी मगध की राजधानी किसने बनाया? तो कालाशोक ने। इसने वैशाली के स्थान पे पुनः पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया।
इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। किस हर्यक वंश का, किस वंश का चल रहा है? हर्यक वंश का। कौन है शासक? तो अंतिम नंदीवर्धन, यहाँ महानंदी। आइए देखते हैं इसका कुछ फैक्ट। महाजनपद काल के कुछ गणतंत्र भी मौजूद थे। इनमें लिच्छवी सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। प्रमुख गणतंत्र निम्नलिखित थे: कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्य के बुली, रामगरम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, सुमसुमगिरी के भाग्य, केशुपुत्र के कलाम, पावा के मल्ल, पिपलियन के मौर्या, वैशाली के लक्ष्मी। ये सारे गणतंत्र थे। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो लिच्छवी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंद वंश। हर्यक वंश हो गया, अब नंद वंश देखते हैं। नंद वंश का स्थापना महापद में नंद ने किए थे, जो एक शूद्र शासक थे। शूद्र यानी सबसे निचला स्तर के शासक थे। पुराणों में महापद में नंद को सर्वछत्रांतक किसे कहा गया है? तो महापद में नंद को, यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला, तथा भार्गव यानी परशुराम का अवतार भी कहा गया। 2 पॉइंट मिले इसे। पहले हम लोग देखे थे बिंबिसार को श्रेणिक, अजातशत्रु को पितृहंता, और नंद यानी महापद्मनंद को क्या कहा गया? सर्व छत्रांतक या भार्गव। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट का एक छत्र की उपाधि ली। तो एक राट की उपाधि किसने ग्रहण किया है? तो महापद्म नंद ने। महापद्म नंद के 8 पुत्र में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा गया। किसको कहा है? घनानंद को क्या कहा है? अग्रमीज। घनानंद के समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण किया था। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का शासन का नींव डाला। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं हम लोग सूत्रकालीन सभ्यता। ये सूत्रकालीन सभ्यता क्या है? चलो इसे देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व का काल सूत्रकाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूत्रकाल सभ्यता कब से कब तक? तो 6ठी शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। सूत्र साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा संक्षिप्त करने के लिए की गई। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ भाषा संबंधी है। इस प्रकार के ग्रंथों में यास्क के निरुक्त तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी प्रमुख है। अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृति साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। सूत्रकालीन सभ्यता की जानकारी सूत्र साहित्य से प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सूत्र साहित्य क्या है, इसे देखते हैं डिटेल से। कल्प सूत्र विधि एवं नियमों का प्रतिपादन। कल्प सूत्र में क्या है? तो विधि नियमों का प्रतिपादन। श्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ स्थल एवं अग्निदेव के निर्माण तथा माप से। शुल्ब सूत्र में। धर्म सूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून का आचार संहिता है। अग्रि सूत्र में मनुष्य के लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य है। इसमें कल्प सूत्र और शुल्ब सूत्र इंपॉर्टेंट है। सूत्र काल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तन हो गए। शूद्रों को समाज का अत्यंत निकृष्ट तथा अधिकार विहीन वर्ग माना गया। उन्हें अध्ययन अज्ञ मंत्रोच्चारण आदि का अधिकार नहीं था। इसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। मंत्र उच्चारण का शूद्र चूंकि सबसे निचले वर्ग आता है। सूत्र काल के अस्पृश्यता का उदय हुआ। किस काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ? तो सूत्र काल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
चंडाल अस्पृश्यता माने जाने लगे जो नगर के बाहर निवास करते थे। इसकी उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप मानी गई है। समाज में अनेक जातियों जैसे अम्बष्ट, उग्र, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभार्व अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का फलस्वरूप हुआ। वर्ण अवस्था के साथ साथ सूत्रकाल में चारों प्रकार के आश्रमों तथा पुरुषार्थों का विधिवत वर्णन मिलते हैं। इसके साथ ही गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार तथा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। किसमें है? तो गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार का विवाहों का उल्लेख है गृह सूत्र में। आगे देखते हैं प्रकार कौन कौन से हैं। विवाह के प्रकार। विवाह का एक पवित्र संस्कार माना जाता है। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। तो पहला कौन है? प्रजापत्य विवाह। वर वधू जब धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते तो उसे क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा अर्ष विवाह। अर्ष विवाह कन्या का पिता व वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय का या बैल का प्राप्त होता था। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है गंधर्व विवाह और असुर विवाह। बाकी इंपॉर्टेंट तो है नहीं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग संस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कार का अर्थ या परिष्कार या शुद्धिकरण। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज में के एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता था। ये संस्कार जन्म में पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलते रहते थे। गृह सूत्र में निम्न 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 16 संस्कार। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से है संस्कार 16। एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं इसे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांत्योन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रकाशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर निवेदन संस्कार, विधारंभन संस्कार, उपचयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्योष्ठि संस्कार। इसमें आप सिर्फ लास्ट वाला याद रखिएगा और फर्स्ट वाला प्रथम और अंतिम। इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कौन है और अंतिम कौन है। ऐसे तो आज तक हम किसी सेट में या एग्जाम में देखे नहीं इस क्वेश्चन को, पर संभावना है कि आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं आश्रम का अवस्था। प्राचीन काल में शास्त्रकारों द्वारा जीवन की अवधि 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भाग 4 आश्रम कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल तक केवल 3 आश्रम कौन कौन थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ अस्तित्व में थे। किंतु सूत्र काल में इससे एक और आश्रम सन्यासी को जोड़ दिया गया। तो अब कितने हो गए? टोटल 4 हो गए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जन्म के 25 वर्ष तक की आयु तक होता है। इसमें उपनयन के पश्चात बालक विद्यायन हेतु गुरुकुल जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी के 2 प्रकार थे। पहले कुरवार्ण जो विद्या अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, और दूसरा नैष्ठिक जो जीवन प्रयत्न गुरु के पास ही रहते थे तथा ज्ञान अर्जन करते थे। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम या 25 से 50 वर्ष तक की आयु के मध्य होता था। इसके अंतर्गत विवाह, संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन किया जाता था। इसमें 5 यज्ञों का अनुष्ठान प्रतिदिन करना अनिवार्य था। वो कौन कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ, दूसरा वेद यज्ञ, तीसरा पित्त यज्ञ, नृप यज्ञ
या मनुष्य यज्ञ या भूत यज्ञ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 प्रकार यज्ञों का प्रतिदिन करना किस में उल्लेख है, किस आश्रम में? तो गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक था। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आइए देखते हैं देव ऋण क्या है। यज्ञों तथा अनुष्ठानों द्वारा देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताकर इसे ऋण से मुक्त हुआ जाता था। और ऋषि ऋण क्या है? विधि पूर्वक वेदों में अध्ययन के ऋषि से मुक्ति मिलती थी। और पितृ ऋण संतान की उत्पत्ति के कारण इस ऋण से मुक्त होता था। यानी जब तक संतान उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आप बाप नहीं बनेंगे, तब तक आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है। वानप्रस्थ आश्रम या 50 वर्ष से 75 वर्ष तक माना जाता था। इसके अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के अनेक कर्तव्यों को त्याग कर वन गमन करना पड़ता था, जहाँ इंद्रिय संयम तथा स्वाध्ययन किया जाता था। आइए देखते हैं लास्ट और अंतिम सन्यासी आश्रम या 75 वर्ष से लेकर के मृत्यु प्रयत्न तक इसके समस्त सांस्कारिक बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष हेतु प्रयत्नशील रहता था, जिसके लिए वन संन्यास ग्रहण करते थे। अब हम लोग देखेंगे, चारों आश्रम हो गया। अब देखेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हुए पुरुषार्थ का उद्देश्य था मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। शास्त्रों के 4 पुरुषार्थ बनाए गए थे। कौन कौन से? तो धर्म, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। आर्थिक स्थिति देखते हैं मगध काल की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए, जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों को समूह था, जिसका प्रमुख श्रेष्ठनी या सेठी या ज्येष्ठक कहलाता था। तो श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी के प्रमुख को कहा जाता था श्रेष्ठी, ज्येष्ठी। व्यापारियों के श्रेणी का प्रधान सार्थवाह होता था। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए भंडारागरिक नामक पदाधिकारी होते थे। भारत के प्राचीन सिक्के 5वीं शताब्दी से पूर्व से प्राप्त हुए। तो 6ठी शताब्दी में इसका सिक्कों का कोई लेख नहीं मिलता है। कहाँ से प्रारंभ हुए? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। आगे देखते हैं हम लोग। कहा जाता है जो मुख्यतः चांदी के होते थे। बौद्ध धर्मों के में सिक्कों के लिए कहापन अर्थात कर्षापन का उल्लेख मिलता है। तो चांदी के सिक्कों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो कहापन या कर्षापन। शिल्पियों एवं व्यापारियों से कर वसूला जाता था। शिल्पियों से महीने में एक दिन विष्टि कराया जाता था। चुंगी वसूलने का अधिकारी शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। पहली बार इस काल में वास की भूमि और कृषि भूमि अलग अलग हुई। भूमि माप की इकाई निवर्तन कहलाती थी। व्यापार में वृद्धि के लिए पंड सिद्धि संस्कार किया जाता था। पंड सिद्धि किसे कहा जाता था? किसके लिए? तो व्यापारिक वृद्धि के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने ब्लैक से डीप से है उसे नोट कर लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, जमुना, दोआब एवं बिहार के आसपास क्षेत्रों में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। रामायण में मगध के लिए वसुमती शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वसुमती के लिए किसका प्रयोग किया गया है रामायण के लिए? तो वसुमती। महाजनपदों के सैनिक 2 धारी तलवार तथा सरकंडे के बणों के मुख पर लोहे के कोण लगाकर उपयोग करते थे।
महाभारत में पुराणों में यदुवंशियों को मथुरा का शासक बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं द्वारा किया गया। किस वंश के द्वारा? तो हखमनी वंश के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत पर विदेशी आक्रमण सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो ईरानियों ने किया था। और किस वंश थे वो? तो हखमनी वंश के थे। इस वंश के संस्थापक साइरस थे। साइरस का नाम तो सुने ही होंगे, साइरस थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम या दार यबहू ने किया। पहले अगर सिर्फ प्रथम प्रयास पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा साइरस, और सफल प्रयास अगर पूछा जाएगा तो दारा प्रथम या दार यबहू ने किया था। उसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों में अधिकृत किया। तो सर्वप्रथम किसे जीता था? सिंधु नदी के तटवर्ती भूभागों को। सिकंदर द्वारा 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को पराजित करने के साथ भारत से ईरानी अधिकार समाप्त हुए। तो सिकंदर द्वारा जो जीते थे तो किनको हराए थे? दारा तृतीय को। दारा प्रथम ने भारत में प्रथम सफल आक्रमण किए, उसे हराने वाले उनका मतलब वंश चलता गया, तृतीय तक पहुंचा। तृतीय जैसे ही हुआ 331 ईसा पूर्व में सिकंदर आए और दारा तृतीय को हरा कर पराजित कर सिकंदर ने मगध पे अपना शासन जमा लिए। आगे देखते हैं हम लोग ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या हुआ, इनका प्रभाव क्या हुआ। अब आक्रमण किए तो उनका कुछ प्रभाव तो दिखेगा ही, शासन किए तो। ईरानी आक्रमण का प्रभाव, क्षत्रप शासन प्रणाली का विकास हुआ। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार से प्रोत्साहन मिला। साथ ही खरोष्टी लिपि तथा अरमाइक लिपि का विकास हुआ। तो ईरान आक्रमण के प्रभाव है ये सारे। अभिलेख उत्तीर्ण करने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। अभिलेख जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्थरों पर या बड़े बड़े पिलरों पर अभिलेख मतलब चित्रलेखन विधि से उसमें लिखा जाता था, तो उसी को ही अभिलेख कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यूनानी आक्रमण। अभी तो हो गया इराकी आक्रमण, अब आता है ईरानी आक्रमण। भारत में प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में किए। खैबर दर्रे को पार कर किया आक्रमण समय तक्षशिला का शासक अम्भी था, जिसने समर्पण कर दिया। तो सिकंदर ने यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो अम्भी था। या किस शासक को हराकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो अम्भी को। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पे पोरस के साथ हुआ, जो विस्तता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी झेलम को विस्तता नदी कहा जाता था प्राचीन में। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। विस्तता के युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। तो कौन कौन किसके बीच हुआ था हाइडेस्पिस? तो सिकंदर और पोरस के बीच। पोरस का राज झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ता था। झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ता था। सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शशिगुप्त, अम्भी और संजय थे। कहते हैं ना घर का वेदी लंका ढाए, वही इन्होंने मदद किया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तथा भारतीय भूभाग पे सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य की विरुद्ध थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंतिम विजय किसके विरुद्ध थी? तो अवंती के पाटल राज्य की विरुद्ध थी। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर निकैया
विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में तथा दूसरा अपने प्रिय घोड़े के नाम पे बुकाफेला रखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिकंदर विचित्र भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला गया। किसको कौन थे उसके सेनापति? तो फिलिप। लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उनका निधन हुआ। सिकंदर भारत में लगभग 19 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? तो 19 वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ हुई इनकी मृत्यु? तो बेबीलोन में। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। और सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। अब आक्रमण किए तो प्रभाव तो मिलेगा ही। भारत और यूरोप के निकट आने का अवसर। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्यत्न संपर्क का स्थापना। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण। सिकंदर के इतिहासकारों से मूल्यवान भौगोलिक विवरण एवं तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति। मुद्रा निर्माण कला भारत में ने सीखी। इनका इसका प्रभाव हुआ। सिकंदर के आने का क्या क्या मतलब डेवलप हुआ है वो हुआ। अब आया है तो कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मगध का उत्कर्ष तथा विदेशी आक्रमण। इसी तरह हम लोग, ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर जिन्होंने जो अभी नए देख रहे हैं तो चैनल पे ही अपलोड है, जाकर के 2 वीडियो भी देख सकते हैं। जितने भी इजी और टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में, इससे कवर हो जाएगा। फुल गारंटी, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। इजी टू मॉडरेट। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे किस तरह इसमें फैक्ट दिया गया है। ऐसा फैक्ट इकट्ठा हमें किसी बुक में नहीं मिला, क्योंकि हम बहुत सारे बुक को देखे पढ़े हैं, लेकिन ऐसा फैक्ट इजी टू मॉडरेट नहीं मिला है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़िए, उसके बाद देखिए आप में कितना परिवर्तन होता है, आप कितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सीरीज खत्म होने के बाद चैप्टर वाइज हमें MCQ भी देखेंगे ये सीरीज होने के बाद, तो इसमें पता चलेगा कि हमें कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।